हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि इसमें हम लोगों ने चारागाफ रूल के बारे में, डीएनए के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी हैं और डीएनए किस तरीके से बना हुआ होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें लास्ट क्लास में पढ़ी थी। सो आज हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आज का हमारा टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक है, पैकेजिंग किस तरीके से होती है डीएनए की, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, DNA between distance between two consecutive base pairs as 0.34 नैनोमीटर, जिसको हम 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर भी लिख सकते हैं। तो जो डिस्टेंस होता है दो बेस पेयर्स के बीच में, जैसे इस तरीके से बेस पेयर्स होते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, if the length of DNA double helix in a typical mammalian cell is calculated simply by multiplying the total number of base pair with the distance between two consecutive base pair, that is 6.6 into 10⁻⁹ base pairs into 0.34 into 10⁻⁹ base pairs, it comes out to be approximately 2.2 meter। मतलब अगर हमें किसी की लेंथ निकालनी हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे, जितने उसके अंदर बेस पेयर दे रखे हैं। जैसा कि ह्यूमन डीएनए के लिए जिस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है कि हमारे अंदर जो बेस पेयर हैं वो ऑलमोस्ट 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है, और जो डिस्टेंस है एक बेस पेयर के बीच में वो है 0.34 नैनोमीटर का। ठीक है, तो हम उसके इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो उसके बाद हमें लेंथ मिल जाएगी हमारे प्रॉपर डीएनए की, तो वो हमारी होती है 2.2 मीटर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन डीएनए की लेंथ कितनी होती है, तो वो होती है 2.2 मीटर। अब इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि इकोलाई की कितनी लेंथ हो सकती है या फिर उसके बेस पेयर्स कितने हो सकते हैं। तो अगर लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए की बात करें तो वो होती है हमारी 6.6 इंटू 10⁻⁹ का इंटू 0.34 से करेंगे तो हमारा 2.2 मीटर आ जाता है। ठीक है, ये वैल्यू मीटर में है, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें इकोलाई की, इकोलाई के लिए अगर हम लोग उसके बेस पेयर होते हैं 4.6 इंटू 10⁻⁶ और बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना पता है, 0.34 नैनोमीटर होता है। तो इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा 1.36 मिलीमीटर आता है, और अगर हम इसे मीटर में लिखेंगे तो 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी डीएनए की लेंथ, अगर हमें उसके बेस पेयर्स पता चल जाए तो। और अगर लेंथ पता चल जाए और बेस पेयर्स फाइंड करने के लिए आ जाए तो इसका डिवाइड कर देना है इसके नीचे। अब बात करते हैं इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में इकोलाई, जैसे कि हम इकोलाई की बात करें तो उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, हम ये पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th क्लास से कि प्रोकैरियोट के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इनके पास नेक्ड डीएनए पाया जाता है। उनकी डीएनए की लेंथ भी बहुत कम होती है, इनमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, मतलब डीएनए जो होता है वो नेक्ड डीएनए पाया जाता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, एंड इसमें प्रोटीन के साथ होता है, तो उसमें जो प्रोटीन होती है पॉजिटिवली चार्ज होती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर्ड कह देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर्ड रीजन में वो प्रेजेंट होता है, बट इसमें वेल न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। द डीएनए इज न्यूक्लियर्ड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन। अब यूकैरियोटिक्स में बात करें तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, पैकेजिंग जो होती है, पैकेजिंग फॉर्म में डीएनए की पैकेजिंग और न्यूक्लियस की मिलाकर न्यूक्लियोसोम बनता है, वेल पैक्ड डीएनए पाया जाता है, डीएनए की लेंथ भी बड़ी होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। हिस्टोन्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। अ प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज विद चार्ज साइड चेन्स। जिसमें मेन प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड होती है हिस्टोन प्रोटीन्स के लिए। और हिस्टोन प्रोटीन के पास जो सबसे ज्यादा अमीनो एसिड्स होती हैं वो होती है आपकी लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये उसके पास बहुत होती हैं। एंड बोथ द अमीनो एसिड रेसिड्यूज कैरी पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्कलीन इन नेचर होती है, कैसी अल्कालिन इन नेचर होती है। ठीक है, एंड देन stones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer। जब हिस्टोन जो होते हैं वो कम से कम 8 मॉलिक्यूल हिस्टोन का जब पूरा मतलब बन जाता है, इनका एक मॉलिक्यूल जो बन जाता है 8 हिस्टोन्स प्रोटीन्स का, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर कह देते हैं। देखो ये है डीएनए, इस तरीके से इसकी पैकेजिंग होती है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये है हिस्टोन ऑक्टामर, एंड दिस इज द डीएनए। और ये जो है ये H1 स्टोन है। ठीक है, वो हम अब ये पढ़ेंगे किस तरीके से प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके इसको पूरे को मिलाकर स्टोन मॉलिक्यूल बोला जाता है, और ये पूरा न्यूक्लियोसोम है।
डीएनए जो होता है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है एंड जो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो हमारी हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, 200 बेस पेयर्स होते हैं इन वन न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि वन न्यूक्लियोसोम अगर आपसे पूछा जाए, वन न्यूक्लियोसोम इज इक्वल्स टू 200 बेस पेयर्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड अगर हम आगे बात करें, अ टिपिकल ये हो गया न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन। इसमें क्रोमेटिन्स भी प्रेजेंट होती है जो कि थ्री लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो देखो इस तरीके से लिखो, देखो बेस पेयर्स को मिला करके एक न्यूक्लियोसोम बनेगा। ठीक है, अगर हम 200 बेस पेयर्स लेते हैं तो हमारा वन न्यूक्लियोसोम रेडी होता है। अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम ले लें, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स ले लें, तो हमारा एक क्रोमेटिन रेडी होती है। क्रोमेटिन टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज द यूक्रोमेटिन एंड सेकंड इज द हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन आपकी थिन होती है एंड हेटेरोक्रोमेटिन आपकी थिक होती है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करें। यहाँ तक क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, सो हमने देखा कि उसे क्रोमेटिन कहा जाता है। ये थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर्ड होती है, बॉडी सीन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास आपको इस तरीके की बॉडी दिखाई देगी। ठीक है, द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। मतलब एक मोतियों की जो माला होती है ना, उस तरीके से आपको दिखाई देती है। क्रोमेटिन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस तरीके से होता है। ये है बीड्स ऑन स्ट्रिंग, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से दिखाई देगा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखाई देगा। ठीक है, अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। ठीक है, the beads on a string structure is chromatin is packaged to form chromatin fiber that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division to form chromosome। और यही बाद में मेटाफेज स्टेज में जब जाती है तो उसके बाद आपका ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करती है। क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो क्रोमेटिन के बाद क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है, दिस इज द क्रोमोसोम। और जब इसकी पैकेजिंग हो जाती है, पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल पर, जितनी इसकी मतलब रिक्वायरमेंट होती है, तो कलेक्टिवली हम उसे क्या बोल दिया जाता है, एनएससी। क्या बोल दिया जाता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बोल दिया जाता है। ठीक है, इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजंस क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड। कुछ जगह पर क्या होता है कि वो लूजली पैक्ड रहती है, यूक्रोमेटिन उसे हम लोग कह देते हैं। ठीक है, जब लूजली पैक्ड होगी तो उसे यूक्रोमेटिन कहते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टू टाइप्स की होती है, तो यूक्रोमेटिन हम उसे कह देते हैं। ठीक है, एंड रेफर टू यूक्रोमेटिन। और जो टाइटली पैक्ड होती है, डेंसली पैक्ड होती है, उनको हम हेटेरोक्रोमेटिन कह देते हैं। और यूक्रोमेटिन जो होती है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होती है। एक्टिव क्रोमेटिन पूछी जाए तो वो आपकी यूक्रोमेटिन होगी। ये कैसी होती है, एक्टिव होती है। ठीक है, और जो आपकी हेटेरोक्रोमेटिन होती है ये आपकी इनएक्टिव होती है। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। दीज पॉइंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसी तरीके की स्टडी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी की अभी, ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं अपने आगे के टॉपिक पर। देखो इस जगह पर अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर तो सिर्फ आपको ये बताया गया है कि कितने लोगों ने मतलब किस तरीके से खोज करने की कोशिश की कि व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल, मतलब आफ्टर ऑल जेनेटिक मटेरियल कौन सा मटेरियल है इन द बॉडी। तो ये सब जानने की कोशिश की गई। तो आई होप हमें यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन हमारा यहीं से आता है। सो अगर हम देखें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये सबसे पहला प्रिंसिपल है। देखो आपको इनका सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले कौन सा दिया था, बाद में कौन सा दिया था, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और बाकी मैं हूँ आप लोगों के साथ, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आपको क्या याद रखना है, क्या नहीं याद रखना है। तो फर्स्ट इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि 1928 में किया गया था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था एक्सपेरिमेंट। किस पर किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया पर किया था। ठीक है, ये बैक्टीरिया निमोनिया की डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हम ह्यूमन डिसीज एंड हेल्थ चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल अगर मैं तुम लोग को इसमें बताऊं कि इसमें ये लोग क्या करते हैं, मतलब ये जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है आफ्टर ऑल इसमें क्या करते हैं, तो इसमें ये टू प्लेट्स लेते हैं। फर्स्ट इज द आर स्ट्रेन प्लेट। ठीक है, मैं इधर लिखती हूँ। तो एक प्लेट लेते हैं आर स्ट्रेन की, सेकंड प्लेट लेते हैं एस स्ट्रेन की। ठीक है, और ये जो क्या करते हैं कि ये जो आर स्ट्रेन है इसको ये रफ कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है, एंड इसको ये क्या बनाते हैं, स्मूथ कॉलोनी बनाते हैं। कैसी कॉलोनी, स्मूथ कॉलोनी। ठीक है, ये नॉन वायरुलेंट होती है और ये क्या होती है, वायरुलेंट होती है। ठीक है, इस तरीके से ये बनाते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि एक कवर डीएनए जो होता है, सॉरी, ये मतलब इस तरीके से इनका एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है,
सो देखो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज्ड इन फिजिकल फॉर्म, वो अपनी फिजिकल फॉर्म को चेंज करता है। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनोकोकस इसका नाम है, बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन कल्चर प्लेट पर ग्रोन करता है। सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज एस व्हाइल अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनीज आर। इन्होंने रफ कॉलोनी को आर से डिनोट किया एंड स्मूथ कॉलोनी को एस से डिनोट किया, ठीक है। दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट। इन्होंने क्या किया, एस वाली जो प्लेट थी, जो साइनी कॉलोनी थी, स्मूथ साइनी कॉलोनी थी, उसको इन्होंने कोटिंग कर दी उसके ऊपर पॉलीसैकेराइड की, ठीक है। वेल आर स्ट्रेन के ऊपर इन्होंने कोटिंग नहीं की, ठीक है। माइस के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो माइस इंफेक्टेड विद एस स्ट्रेन वायरुलेंट डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन, बट माइस इंफेक्टेड विद आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। मतलब क्या होता है कि जब एस स्ट्रेन में डालते हैं, एस स्ट्रेन में जब ये डालते हैं तो आर स्ट्रेन में डालते हैं, आर स्ट्रेन में कोटिंग नहीं की है, ठीक है। माइस इन्फेक्ट हो रहा है किसमें, विद एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन में माइस इन्फेक्ट हो रहा है, उसे निमोनिया आ रहा है। मतलब एस स्ट्रेन में अगर हम लोग देखें, जब ये एस स्ट्रेन में डाला है इन्होंने माउस को, एस स्ट्रेन में डालने के बाद इनका जो माइस है वो इन्फेक्ट मिला है इन्हें, ठीक है। इन्हें क्या मिला, माइस इन्फेक्ट मिला है, और बल्कि आर स्ट्रेन में इनको माइस इन्फेक्ट नहीं मिला है, इस पर इन्होंने पॉलीसैकेराइड की कोटिंग नहीं की थी। सो आपका पहला कंक्लूजन यही निकलता है कि एस स्ट्रेन में जब इन्होंने किया तो इंजेक्ट इनटू माइस, माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस डाई हो जाता है एस स्ट्रेन में। बट आर स्ट्रेन में जब किया इंजेक्ट इनटू माइस, इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो माइस लाइव है, मतलब माइस जिंदा है, माइस मरा ही नहीं है, ठीक है। पहले क्या होता था कि एक्सपेरिमेंट जो करना होता था ना, वो हम लोग करते थे चूहे वगैरह के ऊपर, लेते ज्यादातर चूहों के ऊपर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, इसलिए इन्होंने भी चूहे ही लिए। अब इन्होंने क्या किया कि एक किल बैक्टीरिया लिया, मतलब बैक्टीरिया को किल कर दिया बाय हीटिंग, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट हीटिंग इज किल्ड एसिस्टेंट। अब एसिस्टेंट को इन्होंने हीट कर दिया, तो जो माइस था वो डाई नहीं हुआ, मतलब माइस नहीं मरा। तो एसिस्टेंट को जब हीट किल्ड किया तो इंजेक्ट किया फिर माइस के अंदर, तो माइस जिंदा है। बल्कि फिर इन्होंने इसके बाद इन्होंने बाद में क्या किया, बाद में इन्होंने क्या कि एस स्ट्रेन को तो हीट रहने दिया, आर स्ट्रेन को लाइव रहने दिया, ठीक है। तो इन्होंने इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो माइस डाई, माइस मर गया। वाई, माइस यहाँ मर क्यों गया। इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया यहाँ पर, मतलब उन्होंने देखा कि हीट किल्ड एसिस्टेंट पर तो माइल, मतलब जो जिंदा था, है ना, जब हमने एसिस्टेंट को हीट कर दिया था। लेकिन जब हमने एसिस्टेंट आर स्टेन को डाला हीट करके, प्लस करके दोनों को, ठीक है, मतलब एसिस्टेंट को हमने हीट में ही लिया, लेकिन उसके साथ आर स्टेन को भी ऐड कर दिया, तो माइस मर गया। मोreover he recovered living as bacteria from the dead mice. In conclude that the R strain bacteria had somehow been transferred by the killed S strain bacteria. मतलब इन्होंने बताया जो S strain killed था, हीट किल्ड था, उसके थ्रू कोई न कोई कुछ ना कुछ मतलब ट्रांसफर हो रहा है अंदर से अंदर, जिसकी वजह से वो उस वक्त नहीं मरा। सम ट्रांसफॉर्म प्रिंसिपल transfer from the heat killed strain had enabled the R strain to synthesize smooth polysaccharide coat and become virulent. This must be due to the transfer of the genetic material. However, the biochemical nature of genetic material was not defined from this experiment. पर उनके एक्सपेरिमेंट से हमें ये नहीं पता चला कि आफ्टर ऑल जेनेटिक मटेरियल क्या है। अब देखो 1933 से लेके 44 के बीच में एक एक्सपेरिमेंट आया जिसका नाम था बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसमें इन्होंने बताने की कोशिश की कि प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इसको किस किसने दिया था, एवरी ने दिया था, मैक्लॉयड ने दिया था, मेलकार्टी ने दिया था, एमसी कार्टी। 1933 से 44 के बीच में एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें इन्होंने बताया कि प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इन्होंने इस पर काम भी किया था, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्होंने मतलब बताया कि नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्म प्रिंसिपल ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही इन्होंने फर्दर उसे करके एक्सपेरिमेंट दिया था। किस तरीके से दिया था, ही दे प्योरिफाइड बायोकेमिकल्स प्रोटीन डीएनए एंड आरएनए, इन तीनों को उन्होंने प्योरिफाई किया फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन सेल्स टू सी विच वंस कुड ट्रांसफर लाइव आर सेल्स इनटू एस सेल्स, ठीक है। ऐसा कौन सा पार्टिकल था, ऐसी कौन सी चीज ट्रांसफर हो रही थी, ठीक है। दे डिस्कवर द डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। इन्होंने क्या किया कि पहले एस हीट किल जो था उसमें इन्होंने एस बैक्टीरिया लिया, एस बैक्टीरिया मतलब जो इन्होंने एस स्ट्रेन ली थी उसमें बैक्टीरिया को लिया, ठीक है। और उसमें इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने डीएनए अलोन डीएनए को छोड़ दिया, ठीक, अलोन डीएनए को छोड़ दिया, तो कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफर्ड। तो आर बैक्टीरिया जो है वो आपका ट्रांसफर हो गया।
दे ऑल्सो डिस्कवर दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोटीएज, फिर उन्होंने दोबारा डिस्कवर किया कि प्रोटीएज एंजाइम जो है, जो कि प्रोटीएज एंजाइम क्या करती है, आपकी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेती है, ठीक है। एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होती है वो आरएनए को डाइजेस्ट कर लेती है। डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इन्होंने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का कोई अफेक्ट नहीं पड़ा। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट अ प्रोटीन और आरएनए, इससे ये पता चला कि प्रोटीन और आरएनए तो आपका है ही नहीं है आपका जेनेटिक मटेरियल, इतना इससे कंक्लूजन हो गया था, ठीक है। डाइजेशन एंड विद डीएनए did inhibit transformation, suggesting that the DNA caused the transformation. They conclude that DNA is the hereditary material, but not biologists were convinced. मतलब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये तो बता दिया था कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, देखो यहां समझो ध्यान से, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन लिया जो कि हमारा हीट किल था, ठीक है। ये क्या था, हीट किल था, मैं एच के से लिख रही हूँ हीट किल, प्लस इन आर स्ट्रेन, जिसमें उनका कंफ्यूजन निकला था ग्रिफिथ का, इन्होंने वही चीज ली और इसमें क्या किया, इन्होंने प्रोटीएज को डाल दिया। प्रोटीएज क्या करता है, आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। एक मिनट, देखो यहाँ से तुम्हें चीजें क्लियर होंगी, इनका एक्सपेरिमेंट आखिर कर क्या रहा था। देखो इन्होंने एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन लिया, जिसमें ग्रिफिथ को कंफ्यूजन हुई थी कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद चूहा क्यों मरा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले उसने प्रोटीएज डाला, ठीक है। प्रोटीएज क्या करता है, आपकी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, तो जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया था उसकी प्रोटीन मर जाएगी, ठीक है। तो प्रोटीन के मरने से क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि प्रोटीन थोड़ी है जेनेटिक मटेरियल, तो इससे क्या हुआ, चूहा फिर से मर गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि आरएनए को डाला, मतलब वो आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, तो आरएनए डाइजेस्ट हो गया अगर बैक्टीरिया के अंदर से, तो भी चूहा मर गया, क्योंकि बैक्टीरिया आरएनए थोड़ी है जेनेटिक मटेरियल, तो उसके बाद भी चूहा मर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने डाला डीएनए, डीएनए को इन्होंने डाला, तो डीएनए जब आपका बैक्टीरिया का डीएनए ही खत्म हो गया तो उसके अंदर कोई ट्रांसफर होने वाली चीज नहीं बची, इसके से चूहा जिंदा रह गया, चूहा मरा ही नहीं। तो इसके तरीके से इनका एक्सपेरिमेंट था, बट अनफॉर्चुनेटली इस मतलब इस एक्सपेरिमेंट को साइंटिफिकली प्रूफ नहीं माना गया था। जैसा कि देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इसे कन्विंस नहीं किया गया था, बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इसे कन्विंस नहीं किया था, इन्होंने नहीं माना था कि सच में ये बात सही कह रहे हैं, बट ये बात इन्होंने इस तरीके से प्रूफ की थी। सो कल हम लोग पढ़ेंगे हर्सी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, जो कि 100% ट्रू था, जिन्होंने बता दिया था कि जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए है। उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन अच्छे से समझ में आया हो, कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, इन सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अगर मेरी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही हो तो दैट्स व्हाई आई एम सो सॉरी, बट मैंने फिर भी आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर जरूर करना। एंड अगर आपने लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है, अगर आप चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो प्लीज यार चैप्टर्स पढ़ो, रीड करो। बायोलॉजी की एनसीईआरटी के थ्रू ही आप रीड करोगे तो ही आप अच्छे से कर पाओगे, ना नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कमेंट जरूर करना।